वंदे मातरम प्यारे विद्यार्थियों, मैं योगेश कुमार साहू आप सभी का एकेडमी ऑफ हायर मैथमेटिक्स के इस क्लास में स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी ने थंबनेल देखा, टाइटल देखा और आप समझ गए होंगे कि आज के इस क्लास में हम क्या चर्चा करने वाले हैं। स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम विश्लेषण करने वाले हैं कि ग्रेजुएशन के बाद आपके पास क्या क्या स्कोप हो सकती हैं, क्या फील्ड हो सकती हैं, जिस पर आपको क्या करना होगा। थोड़ा शोध करके, सोच समझकर आपके भविष्य निर्माण की जो प्रक्रिया चल रही है उसमें रणनीति बनाने का एक अवसर प्रदान करेंगे। खुद को आप क्या करेंगे, एक मौका देंगे समझने का, जानने का कि आपको क्या करना चाहिए था, है ना, और आप क्या कर रहे हैं या फिर आगे आप क्या कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो जो है सभी स्टूडेंट्स जो कि अभी ग्रेजुएशन कर रहे हैं या फिर ग्रेजुएशन कर चुके हैं उन तक पहुंच रहा होगा और उनको जो है कुछ ना कुछ अच्छी जानकारी मैं देने का प्रयास करूंगा। तो विद्यार्थियों, आज जो मैंने यहाँ पर बोर्ड में एक छोटा सा ब्रांचिंग कर रखा है, शाखाएं बना रखा है, उसका हम क्या करेंगे, थोड़ा विश्लेषण करेंगे। आप ये ना समझिएगा कि केवल और केवल जो मैंने यहाँ लिख रखा है केवल वही होता है, इतना ही हमारे पास स्कोप होंगी। बच्चों, कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। मेरे 6 साल के शैक्षणिक अनुभव में मैंने ये बात सीखा है, समझा है और मैं हर विद्यार्थी को ये समझाने का प्रयास करता हूँ कि आप ये ना समझें कि आपको केवल नौकरी करना है। यदि कोई शिक्षक आपसे पढ़ने के लिए कह रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं होता कि आपको नौकरी करना है। जैसे कि आप देख पा रहे हो, एक ब्रांच जो है अदर लिखा हुआ है, ये हालांकि सबसे टॉप में होना चाहिए, पहले होना चाहिए, लेकिन मैं समझाने के प्रक्रिया के दौरान उसको मैं यहाँ रखा हूँ, लेकिन बोल रहा हूँ इसके लिए सबसे पहले। पूरी किसी भी देश की अगर हम बात करें तो उसकी अर्थव्यवस्था इन्हीं चीज़ों पर टिका होता है। ये तो हमारे समृद्धि का निशानी है। जो कला होती है, आपके नृत्य या फिर संगीत और अलग अलग प्रकार की जो भी कलाएं हैं, ये हमारे जो है समृद्धि को दिखाती है, हमारे कल्चर के बारे में जानकारी देता है। स्टूडेंट्स, बिजनेस बहुत ही इम्पोर्टेंट है ना। बिजनेस से आपको क्या पूरा देश को इससे फायदा मिलता है, एग्रीकल्चर से पूरे देश को फायदा मिलता है। ग्रेजुएशन के बाद इन फील्ड में आप अच्छा काम कर सकते हो, जरूरी नहीं कि आगे और इधर पढ़ाई करना है आपको, है ना। आपका जैसा इंटरेस्ट वैसा आप कर सकते हो। फिर भी विद्यार्थियों, आज के इस क्लास में अपन देखने वाले हैं कि ग्रेजुएशन के बाद आप शिक्षा के क्षेत्र में या शिक्षा के माध्यम से कोई प्रतिष्ठित कार्य या कोई आप क्या करने वाले हो, कोई जॉब हासिल करना चाहते हो, आप क्या क्या कर सकते हो। प्यारे विद्यार्थियों, जैसे कि आप देख रहे हो, मैंने लिखा है यहाँ पर कंपटीशन एग्जाम, मैंने लिखा है डीएलएड, बीएड। जो विद्यार्थी इस फील्ड में जाना चाहते हैं उनको समझाने की आवश्यकता नहीं है कि डीएलएड क्या होती है, डीएड क्या होती है, बीएड क्या होती है। पीजी मतलब मास्टर डिग्री, चाहे एमए हो, एमकॉम हो, एमएससी हो, है ना, उनके बारे में अगर हम बात कर लें तो आप इन सभी के बारे में थोड़ा सा आप ज्ञान रखते हो विद्यार्थियों, है ना, बात समझिएगा। तो सबसे पहले मैं कंपटीशन एग्जाम के बारे में बात कर रहा हूं। क्यों इसके बारे में बात कर रहे हैं कि आप किसी भी क्षेत्र में चल जाएं, आप चाहे बिजनेस में कर रहे हो, चाहे एग्रीकल्चर कर रहे हो, चाहे कुछ भी कर रहे हो, आपको एक कंपटीशन से गुजरना होगा। और जो मैंने यहाँ लिख रखा है केवल यही जो है कंपटीशन होता है ऐसा नहीं है। मैंने मोटे तौर पर एक ब्रांच बनाकर चीज़ों को समझाने का प्रयास किया है कि अभी ग्रेजुएशन करने के बाद उतने बहुत ज़्यादा परिपक्व नहीं होते हैं अपने निर्णयों को लेकर बच्चे, तो इसलिए मैं प्रयास कर रहा हूँ समझने का कि आप जो है जब तय कर लेते हैं तो इस क्षेत्र में जाकर आप क्या करेंगे, थोड़ा और शोध करेंगे और शोध करने के पश्चात आप जो है अपने भविष्य निर्माण की प्रक्रिया को फिर से क्या करेंगे, एक रणनीति के साथ आगे बढ़ाने वाले हो। तो ग्रेजुएशन के बाद आप सभी को ये जो भी कर लें, आपको कंपटीशन से गुजरना होगा। आपको व्यापम जो स्टेट में होती हैं वो एग्जाम देनी होंगी, है ना। आपकी जो भी चॉइस है उसके अनुसार से आपको कंपटीशन एग्जाम में शामिल होना होगा। हर स्टेट की पीएससी एग्जाम होती है। मैंने एसपीएससी लिखा, मतलब स्टेट पीएससी है, रेलवे, बैंकिंग, केंद्रीय स्तर की कुछ परीक्षाएं हैं, उसको आप समझ लीजिएगा, थोड़ा रिसर्च करेंगे। और इन सभी के लिए अलग अलग इंडिविजुअली हम वीडियो बना सकते हैं। हर एक ब्रांच के लिए
लिए हम अलग से एक शोध और डाटा प्रदान कर सकते हैं कि कितने विद्यार्थी क्वालिफाई होते हैं, कितने विद्यार्थी शामिल होते हैं परीक्षाओं में, है ना, कितने विद्यार्थी डीएलएड बीएड करते हैं, पीजी करते हैं, किस किस एग्जाम में कितने सारे विद्यार्थी शामिल होते हैं, ये मोटे तौर पर डाटा भी प्रदान किया जा सकता है। लेकिन आज के इस क्लास में मुख्य जो हमारी बात होगी इनके संबंध में हो रही है। तो मैंने जैसे कहा, एक बार रिपीट कर रहा हूं, आप कुछ भी कर लीजिए, आपको कंपटीशन एग्जाम में बैठना ही होगा, आपको उस प्रक्रिया से गुजरना ही होगा। प्यारे विद्यार्थियों, जो मोस्टली मेरे पास जो क्वेश्चंस आया था बच्चों का, वो था पीजी के संबंध में। सर पीजी करें या ना करें, या फिर हमें शिक्षक बनना है, टीचर बनना है, शैक्षणिक संस्थानों में हमें कार्य करना है, तो हमें डीएलएड करना चाहिए, बीएड करना चाहिए। आपने देखा होगा अभी कुछ दिनों से मामला चल रहा था डीएड वर्सेस बीएड। न्यायालय के आदेशानुसार आप सभी को ये बात पता होना चाहिए कि डीएलएड वालों को प्राइमरी स्तर के शिक्षक बनने के लिए, प्राथमिक स्तर के शिक्षक बनने के लिए पात्रता प्राप्त है। उस स्तर के शिक्षक बनने के लिए बीएड को पात्र नहीं किया जाता है। ये जो है निर्णय आप लोगों ने सुना होगा, समझा होगा। तो इन्हीं के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। मैं सबसे पहले पीजी को थोड़ा सा समझा रहा हूँ और साथ में मैं कनेक्ट करने वाला हूँ इसको आपके कंपटीशन एग्जाम से। प्यारे विद्यार्थियों, पीजी हर किसी को करना चाहिए। जैसे मैंने कहा कि कंपटीशन एग्जाम से हर किसी को गुजरना है, तो मान लेते हैं कि आप में से कोई पीएससी यूपीएससी का तैयारी कर रहा हो, या किसी प्रकार की आप बैंकिंग, रेलवे, एसएससी जैसे कि किसी एग्जाम का तैयारी कर रहे हो, आपको पीजी कर ही लेना चाहिए। साथ ही साथ आप ये नहीं कहेंगे कि एक व्यक्ति कैसे दो नाव में पैर रखेगा। अब बच्चों, दौर अलग है, बेरोजगारी का दौर आप जान रहे हो, बहुत ही आप कह सकते हो संघर्ष का दौर चल रहा है। आपने अपने बहुत सारे सीनियर्स को देखा होगा, अपने शिक्षक से आप वार्तालाप कीजिएगा, आप अपने पेरेंट्स से बात कीजिएगा, आपको समझ आएगा कि पहले की जो स्थिति थी और आज की स्थिति, उसमें बहुत अंतर आ चुका है ना। तो देखिएगा, पीजी तो हर किसी को करना ही चाहिए, क्योंकि इसके बाद आपको कुछ खास बेनिफिट मिलने वाली है, वो मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, देखिए जैसे कि यूपीएससी पीएससी कर रहे हो, आपका कोई खास सब्जेक्ट है जिसे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, आप भले बीएससी वाले क्यों ना हो, आप बीकॉम वाले भले क्यों ना हो, आपको लगता है कि ग्रेजुएशन के बाद आपको इतिहास पढ़ना चाहिए, तो मैं कहता हूँ कि आप जो है यूपीएससी या पीएससी के एग्जाम जो भी दे रहे होंगे, उसके लिए आपको उस खास सब्जेक्ट में साथ साथ पीजी कर लेना चाहिए। चाहे वो आपका रेगुलर हो, चाहे प्राइवेट हो, आपकी डिग्री आपको मिलेगी। यदि आप उसमें क्वालिफाई नहीं होते, अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते, आपके बारे में कोई नहीं जानता, जैसे कि ग्रेजुएशन जैसे हो जाता है बच्चों, आप जो है थोड़ा स्वतंत्र हो जाते हैं। आप जहां इच्छा करें उस एग्ज़ाम में बैठने के लिए, प्राइवेट एग्ज़ाम की बात कर रहा हूँ, पीजी की बात कर रहा हूँ, उसके लिए आप आवेदन जो है कर सकते हो, आवेदन दे सकते हो। जैसे कि किसी को हिंदी में क्या करना है, मान लो एमए करना हो, किसी को इतिहास में करना हो, तो वो जो है क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। साइंस वालों के लिए थोड़ा सा बाउंड्री हो जाती है, साइंस वाले के लिए जो एमएससी होती है मैथमेटिक्स, उसमें प्राइवेट हो सकता है। और जबकि जो बाकी हमारे साइंस के अलग, जैसे कि लाइफ साइंस हो गया, उसके अंदर बहुत सारे सब्जेक्ट आएंगे, और चाहे आपके केमिस्ट्री हो गया, चाहे फिजिक्स हो गया, उनमें अगर आप एमएससी करना चाहते हो तो आपको रेगुलर करना होगा, क्योंकि ये जो है प्रैक्टिकल एग्जाम्स भी इनके साथ होता है, आपको प्रैक्टिकली चीज़ों को जानना होता है। तो हम उसके अंदर बहुत डीप नहीं जाने वाले, मैं इतना कह रहा हूं कि आप समझो इस बात को कि यदि आप कोई भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो साथ ही साथ आप क्या कीजिएगा, यदि आप 8 घंटा का अध्ययन कर रहे हो, तो ये जो है इसको 1 घंटा थोड़ा सा देना चाहिए, और आप आसानी से इसको निकाल सकते हो। कोई खास स्ट्रेटेजी अपनाने की जरूरत नहीं है विद्यार्थियों, या फिर एग्जाम टाइम अच्छे से पढ़ लीजिएगा, कोई जरूरत नहीं है। यदि आप ग्रेजुएशन करके जस्ट निकले हो, आपका उम्र 21 साल से ऊपर नहीं है ना, 1 जनवरी की स्थिति में, तो भी आप क्या कीजिएगा, पीजी में एडमिशन ले लीजिएगा। तब तक आप जो है इन एग्जाम्स में बैठने के योग्य हो जाएंगे। ये बात आपको समझनी होगी, जाननी होगी। हालांकि आपके बहुत सारे जो है शिक्षक हैं, आपके पेरेंट्स हैं, आपके जान पहचान के हैं, वो भी आपको कुछ न कुछ सुझाव दे रहे होंगे, लेकिन आपको विश्लेषण बहुत करना होगा, समझना होगा, जानना होगा, है ना। पहले का दौर, मैं बार बार कह रहा हूँ, अलग था, आज कुछ अलग है, आज चुनौती कुछ अलग तरीके से चल रही है ना। तो ये बात आपको समझ आ गया होगा। जैसे कि मैंने पहले कहा,
कि बच्चों का सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आया था कि सर डीएड करें, बीएड करें, पीजी करें। तो बच्चों मैं अगर थोड़ा सा इसको लाइन से समझाना चालू करूं तो आपको समझ आ जाएगा ये बात अच्छे से। आप तय कर पाएंगे कि आपको डीएड करना चाहिए या डीएलएड करना चाहिए या फिर बीएड करना चाहिए, बीटीसी करना चाहिए। सारी बातें आपको समझ आ जाएंगी। अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से इन जो डिग्री और डिप्लोमा कोर्स है उसको जाना जाता है। प्यारे विद्यार्थियों, डीएड किस लिए होता है मैं इसका फुल फॉर्म नहीं बताने वाला, है ना। आप जानते हो डिप्लोमा इन एजुकेशन, ए बैचलर इन एजुकेशन होता है। डीएड जो होता है वो ग्रेड 2 और ग्रेड 3 के टीचर बनने के लिए आपको क्या देता है, योग्यता के लिए एक डिप्लोमा आपको देता है ना। आप ये योग्यता ग्रहण कर लेते हैं आगे जो है इस प्रकार के शिक्षक बनने के लिए। लेकिन इतना ही काफ़ी नहीं होता है, आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ पात्रता परीक्षा है। एक स्टेट लेवल की होती है जिसे हम टीईटी कहते हैं, टेट कहते हैं। एक सी टेट होता है, ये आपका केंद्रीय स्तर की पात्रता परीक्षा है और ये राज्य स्तर की पात्रता परीक्षा है बच्चों, है ना। अर्थात आप अगर ग्रेजुएशन के बाद डीएलएड या फिर आप बीएड कर रहे हो तो इन पात्रता परीक्षाओं से भी गुजरना ही होगा, आपको ये बात समझिएगा। उसके बाद जो है कुछ निजी संस्थाएं आपसे जरूर आपको इन सर्टिफिकेट की मांग करेंगी। यदि आप जो है एक प्राइवेट संस्था में पढ़ाना चाहते हो, आप अपने जो है संघर्ष के दौर में कुछ खुद से जेब का आपका खर्चा कहें तो आप समझ लीजिएगा इस बात को, है ना। मैं बहुत अच्छे शब्द का प्रयोग शायद नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन ये बात समझिएगा कि सेल्फ डिपेंडेंट थोड़ा सा बनना है, खुद की खर्चा आपको निकालनी है। तो कई बार हम प्राइवेट संस्थाओं में कार्य करने का प्रयास करते हैं, लेकिन इन डिग्रियों की आवश्यकता तो होगी, इस बात को समझिएगा बच्चों। केंद्रीय स्तर की शिक्षक भर्ती परीक्षाएं होती हैं, यदि आपके पास पात्रता है तो आप वहाँ पर बैठ सकते हो। केंद्रीय स्तर की शिक्षा शिक्षक भर्ती क्या है, जैसे कि नवोदय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय, है ना, आर्मी स्कूल्स और साथ ही साथ आप देखे होंगे एकलव्य आवासीय विद्यालय। इस प्रकार से बहुत सारे जो है केंद्र सरकार द्वारा संचालित की जा रही है शैक्षणिक संस्थाएं हैं। इन शैक्षणिक संस्थानों में आप जो है एक शिक्षक या शिक्षिका के तौर पर कार्य कर सकते हैं, जिसके लिए इन डिग्रियों की आवश्यकता होगी, है ना। ये पीएससी यूपीएससी के साथ साथ भी अगर लेना चाहे तो हो सकता है, लेकिन मैं कहूँगा कि अगर आपका मन पूरी तरीके से इसमें है तो इधर प्रवेश ना करें, क्योंकि ये खर्चे वाली सौदा है। ठीक है विद्यार्थियों, बात को समझिएगा। ठीक, बीएड की बात करें तो बीएड में आप केवल ग्रेड 2 का टीचर बन सकते हैं ग्रेजुएशन के बाद ही। अब केवल ग्रेजुएशन किए हो और आपने कर लिया क्या बीएड, तो आपको ग्रेड 2 का टीचर बनने का या एमएड करने का भी मौका मिलेगा और इसके लिए भी आपको वही टेट या सी टेट आपको देना होगा। देन आप जो है जो भी वैकेंसी आएंगी फ्यूचर में उसके लिए आप एलिजिबल हो पाएंगे। प्यारे विद्यार्थियों, आपको लगेगा कि भाई बीएड में केवल एक ही स्तर का शिक्षक बनते हैं क्या, हमने तो सुना है कि ग्रेड 1 का भी टीचर बनते हैं। ग्रेड 1 का मतलब होता है 9वीं से लेकर 12वीं, और मैंने जो पहले कहा ग्रेड 3, इसमें क्या है बच्चों, पहली से लेकर 5वीं, मिडिल में मतलब क्या है 8वीं से लेकर ये 6वीं से लेकर जो है आप 8वीं तक के जो है शिक्षक बनते हैं, है ना। और आप ग्रेड 1 की बात करेंगे तो 9वीं से लेकर 12वीं। तो बच्चों ग्रेड 1 के शिक्षक बनने के लिए बीएड के साथ साथ क्या होना चाहिए, पीजी होना चाहिए। अर्थात आपको कोई मास्टर डिग्री करनी होगी, तब जाके उस विशेष सब्जेक्ट पर आप क्या कर पाएंगे, ग्रेड 1 का टीचर बन पाएंगे। जैसे कोई केमिस्ट्री वाला है तो केमिस्ट्री वाला जो है केमिस्ट्री में अगर पीजी कर लेगा, एमएससी कर लेगा, बीएड कर लेगा, तो भविष्य में आने वाली जो वैकेंसी है जिसमें 9वीं से 12वीं तक की जो एक जो है रसायन शास्त्र की शिक्षक की आवश्यकता होगी, उसमें आप क्या करेंगे, आवेदन दे सकेंगे। विद्यार्थियों, आपको ये बात समझ आ गया होगा। ठीक है विद्यार्थियों, आप ये ना सोचिएगा कि ग्रेजुएशन के बाद डीएलएड या बीएड कर लेंगे आपको नौकरी मिल जाएगी, आप कंपटीशन एग्जाम में घुसेंगे 2 साल में आपको नौकरी मिल जाएगी। ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं बार बार कह रहा हूँ, दोहरा रहा हूँ इस बात को कि बेरोजगारी का आप जो है भयंकर खतरनाक दौर से आप गुजर रहे हो, हम सभी इसका सामना कर रहे हैं, आप ये जानते हो, है ना। तो आपको धैर्य के साथ काम करना होगा, आपके अध्ययन को जारी रखना होगा और आगे आपको पढ़ाई करते रहना होगा, ये बात को समझिएगा। तो जैसे कि कहा डीएड और बीएड में कौन उत्तम है, मैं बोलूँगा दोनों उत्तम है। लेकिन अभी जिस प्रकार से माहौल हमारे पास तैयार है, आपको समझना होगा कि ग्रेजुएशन के जस्ट बाद अगर कुछ करना है तो आपको डीएलएड करना ज़्यादा फायदा वाला सौदा हो सकता है आपके लिए, जबकि बीएड उतना आपके लिए अच्छा नहीं होगा। यदि आप जो है उच्च शिक्षा में जाना चाहते हो तो सबसे बेस्ट यही होगा, अगर डीएलएड किए रहे होंगे तो आपको वर्ग 1 के शिक्षक
बनने का मौका नहीं मिलेगा। सबसे पहले इसको बेहतर समझा जाता था, क्योंकि बीएड करने के बाद जो है आप जो है ग्रेड 1 का भी टीचर बन सकते थे, ग्रेड 2 का टीचर बन सकते थे, ग्रेड 3 का टीचर बन सकते थे। कुछ ब्रिज कोर्स करने के पश्चात जो है आपको जो है मान्यता मिल जाती थी। प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को ये बात ज्ञात होगी, माननीय उच्च और उच्चतर न्यायालय ने यह आदेश जारी किया है, यह न्याय दिया है कहने का ये तात्पर्य है कि ये जो डीएलएड वाले अभ्यर्थी थे जो शिक्षक बनने के दौर पर आगे बढ़ रहे थे, उनके लिए बीएड वालों का जो है दावा थोड़ा सा क्या था, उनके लिए एक रुकावट सा था, क्योंकि ये इनका जो प्रशिक्षण होता है वह विशेष करके वर्ग 3 के विद्यार्थियों के लिए, प्राइमरी शिक्षक के लिए ज़्यादा उत्तम माना जाता है ना। और यह वर्ग 2 में भी जा सकते हैं, ये बात तो आपको पता होगा, लेकिन ग्रेजुएशन के बाद जाएंगे तब की बात है। लेकिन जो बीएड वालों का जो प्रशिक्षण है वो बीएड वालों का प्रशिक्षण उस प्रकार से नहीं होता, ऐसा माना जाता है। तो विद्यार्थियों बात को समझिएगा। अभी फिलहाल जैसे ही ग्रेजुएशन करेंगे और आपको नहीं करना है पीजी, आपको नहीं जाना है नेट सेट की ओर, आपको नहीं पढ़ाना है उच्च स्तरीय गणित या फिर विज्ञान या फिर आपका जो है जो भी सब्जेक्ट है हमारे पास है ना, उच्च स्तरीय का, उन क्षेत्र का शिक्षक नहीं बनना चाहते, तो मैं कहूँगा कि बीएड से लाख गुना अच्छा आपको डीएलएड करना चाहिए। मैं बच्चों अपना दृष्टिकोण नहीं थोप रहा हूँ, एक विश्लेषण बता रहा हूँ कि ज़्यादा आपको सुविधा इसमें मिलेगी। यदि आप जो है उच्च स्तरीय शिक्षक बनना चाहते हो तो ये सबसे बेस्ट है कि बीएड के साथ पीजी किया जाए और आपके पास बहुत सारे स्कोप क्या हो जाएंगे, खुल जाएंगे, दिख जाएंगी। आप नेट सेट की ओर जा सकते हो, कंपटीशन एग्जाम की ओर आप जा सकते हो, साथ ही साथ ग्रेड 1 के टीचर, रिसर्च असिस्टेंट प्रोफेसर, वर्ग 2, वर्ग 1 सभी शिक्षक बनने के लिए पात्रता हासिल कर लेंगे। तो ये थोड़ा सा आपको क्या करेगा, 2 वर्ष का एक्स्ट्रा समय ले लेगा आपके लिए। यदि स्टूडेंट्स बीएड के साथ पीजी ऐड कर देंगे तो इसकी तुलना में ये उच्च स्तरीय शिक्षक बनने की पात्रता आपको जो है प्रदान की जाएगी। और आप जानते हो इसमें वेतनमान भी अधिक होगा इनकी तुलना में। यहाँ वेतनमान बहुत कम होता है और यहाँ पर तो आपका वेतनमान लाख के ऊपर भी पहुंच जाता है। जैसे कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर की ओर जाएंगे, ये तो अलग मामला होगा कि वेतनमान किस प्रकार से डिसाइड किया जाता है, किस प्रकार से वेतनमान प्रदान किया जाता है केंद्र सरकार द्वारा और राज्य सरकार द्वारा, उस पर मैं विश्लेषण नहीं दे रहा हूं, आप समझिए बात को। तो अगर आपका मन ही है कि आगे आपको मिडिल और उच्च स्तरीय शिक्षक और कंपटीशन एग्जाम में भी आपको हेल्प मिले और आपको 9वीं से लेकर 12वीं तक का भी शिक्षक बनना है, भविष्य में रिसर्च में जाना है, तो इन सभी के लिए आपके लिए बेस्ट होगा कि आप बीएड करें और साथ में क्या करें, पीजी कर ले, है ना। साथ में मेरा कहने का ये मतलब है, साथ में कहने का मतलब प्लस है भैया, एक साथ नहीं होगा, है ना। इसको करेंगे फिर इसको करेंगे या फिर इसको करेंगे या इसको करेंगे, है ना। तो ये बात आपको समझ आ गया होगा। तो अपने स्तर को पहचानिएगा, आप समझिएगा अपने आप को कि आप किस प्रकार के शिक्षक बनने के लिए खुद को जो है रेडी कर पाओगे, आपका इंटरेस्ट क्या है, आप जो है समाज को क्या डिलीवर कर सकते हो, ये बात को समझिए अच्छे से, है ना। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, बात को थोड़ा सा ध्यान से समझने के पश्चात आप खुद जो है थोड़ा रिसर्च जरूर करें, समझे। मैं तो अपने विद्यार्थियों के मांग के अनुसार से इस वीडियो को आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। प्यारे विद्यार्थियों, अब दूसरा प्रश्न यह उठता है आप सभी के मन में कि हमें बीएड करना चाहिए या फिर पीजी करना चाहिए। देखिएगा, बीएड या डीएलएड जो होती है वो प्रशिक्षण वाली जो है क्या होती है, अध्ययन होता है। जब आप डीएलएड करते हैं, बीएड करते हैं, जो ये 2 साल देते हैं, इसमें आपको प्रशिक्षित किया जाता है। किस प्रकार से प्रशिक्षण दिया जाता है कि आप भविष्य के लिए जब एक शिक्षक के तौर पर काम करने वाले हो तो आपकी मनोवैज्ञानिक स्थिति क्या है, आपकी समझ क्या है विद्यार्थियों को लेकर, है ना, आपके सब्जेक्ट को लेकर, इन सभी संबंध में जो है आपको मनोवैज्ञानिक स्तर पर तैयार किया जाता है, प्रशिक्षित किया जाता है, नाना प्रकार की एक्टिविटी कराया जाता है आपसे, ताकि आप जो है भविष्य में हमारे समाज को क्या दे पाएं, अच्छा सेवा दे पाएं, विद्यार्थियों को अच्छा पढ़ा पाएं, क्योंकि हमारे विद्यार्थियों से भविष्य निर्माण होने वाला है हमारे देश का, ये बात आप जानते होंगे। तो विद्यार्थियों, अब जो है अगर आप डीएलएड या बीएड करते हो फिर पीजी के बारे में विचार करते हो तो खास करके साइंस वाले विद्यार्थियों के थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, क्योंकि मैंने 6 साल के अपने शैक्षणिक अनुभव में पाया
कि जो बच्चे डीएड या बीएड करके पहले आते हैं फिर पीजी करते हैं, उनको थोड़ा सा समस्या होता है ना बच्चों। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको जो है बीएड नहीं करनी है, पहले पीजी ही करनी है, आप विचार कीजिएगा इसको। लेकिन 2 साल जब अपने सब्जेक्ट से आप दूर रहते हो तो क्या होता है कि आप जो है पूरा तरीके से फिर से कमांड बनाने में थोड़ा सा समर्थ नहीं हो पाते, है ना। आप उतना इंटरेस्ट डेवलप नहीं कर पाते, क्योंकि इन 2 वर्षों के दौरान आप बहुत प्रकार की एक्टिविटी करके आए होते हैं। तो पुनः जैसे कि खास करके साइंस वालों को कहूँ मैं, है ना, तो पुनः गणित पढ़ना या फिर साइंस के लिए आप देखेंगे तो लाइफ साइंस हो गया, उसके बहुत सारे पार्ट्स हैं, या फिजिक्स पढ़ना या केमिस्ट्री पढ़ना थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि ये जो सब्जेक्ट्स होते हैं थोड़ा चुनौती होती हैं। अगर आप जो है बीकॉम वाले हो, बीए वाले हो, मैं कहूँगा बीएड के बाद पीजी करेंगे अति उत्तम है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन भविष्य में जिन साइंस वाले को पीजी करनी है वो पहले पीजी कर लें, फिर जो है बीएड करें तो ज़्यादा फायदा होगा। अब कहेंगे कि बीच में वैकेंसी आ गया तो क्या करेंगे सर? मानता हूँ वैकेंसी जो है आ सकता है केंद्रीय स्तर पर, लेकिन बहुत ज़्यादा वैकेंसी आपको नहीं देखने को मिलेगा। 2024 और 2025 के दौरान जो है वैकेंसी आने वाली है, और उसमें जो है फिर आपको लगभग 3 साल या 4 साल को आपको क्या करना पड़ेगा? वेट करना पड़ेगा। आप जानते हैं जो हमारे राजतंत्र है इसकी खामी है, एक जो है जो भी योजनाएं होती हैं उसको पंचवर्षीय योजना की तरह लागू करते हैं, है ना। हमारे भविष्य के साथ खिलवाड़ होता है, तो इससे भी तो आपको पार पाना होगा, गुजरना होगा। तो मेरे बात आप समझ रहे होंगे, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि बीएड नहीं करना है, पीजी करना है। बात समझिएगा, आप डिसाइड करेंगे आपको पीजी करनी है या फिर बीएड करनी है बच्चों। अब देखिए बीएड में अब सबसे ज़्यादा कंपटीशन बीएड में होने वाला है, क्योंकि जितने भी पीजी किए हैं, जो नेट सेट कर रहे हैं, जो रिसर्च किए हैं, साथ में बीएड किए हैं, वो हमेशा क्या करेंगे? ग्रेड 2 के और ग्रेड जो 1 के टीचर के लिए अप्लाई करेंगे। ये जो डीएलएड वाले हैं वो भी ग्रेड 2 के लिए अप्लाई करने वाले हैं, है ना। तो बात समझ रहे हो, सभी प्रकार के जो है ये बीच में रह जाता है, और केवल ग्रेजुएशन और बीएड जो है थोड़ा ज़्यादा संघर्ष वाला जो है क्या बन जाता है? आपका कोर्स कॉम्बिनेशन बन जाता है। बात को थोड़ा समझिएगा, ठीक है। तो मैं कहूँगा कि आप पीजी पहले कर लें। मेरे उन विद्यार्थियों को जो मुझे जानते हैं और यहाँ अध्ययन कर रहे हैं पहले से 3-4 साल से, मैं उनसे कहूँगा कि पीजी करने से आपको हो सकता है कि ज़्यादा फायदा मिले, या फिर अपने और अन्य शिक्षकों से भी थोड़ा सा आप क्या ले लीजिएगा, उनका विचार ले लीजिएगा, क्योंकि मैं अभी का विश्लेषण प्रदान कर रहा हूँ आपको, ये मैं आपके ऊपर थोप नहीं रहा हूँ विद्यार्थियों, है ना। अब देखिएगा पीजी का एडवांटेज समझते हैं। मैंने पहले भी कहा था पीजी अगर कर लेते हैं तो पीएससी यूपीएससी बाकी जगह पर आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। ये साथ साथ करेंगे ज़्यादा अच्छा होगा। लेकिन अगर आप पीजी कर लेते हो तो मैंने लिख दिया है कंपटीशन एग्जाम, मैंने ब्रांचिंग कर लिया है, तैयार कर लिया है। पीजी के साथ बीएड करेंगे तो वर्ग 1 के शिक्षक, और आप इसको लिख देते हैं, चलिए, ग्रेड 2 का टीचर मतलब मिडिल, ग्रेड 1 का टीचर, और कॉलेज के टीचर बनने के लिए आप क्या हो जाएंगे? पात्रता ग्रहण कर लेंगे विद्यार्थियों, है ना। अब पीजी के बाद मैंने एक चीज और लिखा है, नेट या सेट। तो विद्यार्थियों नेट और सेट क्या होता है? एक होता है राष्ट्रीय स्तर की पात्रता परीक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए या रिसर्च करने के लिए, है ना। तो 6% अभ्यर्थी जो होते हैं, जो अप्लाई किए होते हैं, जो कि न्यूनतम नंबर को पार करके आगे पहुंचे होते हैं, उनमें से 6% विद्यार्थियों को क्या किया जाता है? नेट की डिग्री दिया जाता है। और इनमें से जो 6% विद्यार्थी होती हैं उनको JRF जूनियर रिसर्च फेलोशिप, जिसमें फेलोशिप मिलेगा आपको, है ना, जिसमें 40,000 तक की आपको फेलोशिप लगभग दिया जाता है। अर्थात हर महीने आपको 40,000 पैसा मिलेगा, जिसके जरिए आप क्या करने वाले हैं? MSc करेंगे, MA करेंगे, रिसर्च करेंगे, किसी भी फील्ड में हो सकता है ना। तो ये बात आप समझिएगा। तो इस क्षेत्र के लिए हम एक अलग वीडियो प्रदान कर सकते हैं आपके लिए। देखिए पीजी में एडमिशन लेने के भी कई प्रकार के तरीके हैं। आप केंद्रीय स्तर की जो आपके संस्थाएं हैं, इंस्टीट्यूट हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ पर अगर एडमिशन लेना चाहते हैं तो कुछ प्रक्रिया से गुजर के, जैसे कि एंट्रेंस एग्जाम, IIT-JEM, इन एग्जाम के थ्रू आप पीजी कर सकते हो। लेकिन ग्रेजुएशन कर लिया तो मान लेता हूं कि आपको इतना तो जानकारी होगा कि पीजी करनी है तो किस तरीके से पीजी करनी है, बीएड करनी है तो किस तरीके से बीएड करनी है, और कंपटीशन एग्जाम करनी है तो किस स्तर की कंपटीशन एग्जाम को आपको तैयारी करनी चाहिए, आपकी क्या क्षमता है, आप क्या रणनीति बना सकते हो खुद के भविष्य के लिए, वो आपको बेहतर समझना होगा, जानना होगा। मैं एक शिक्षक के तौर पर मैं आपको थोड़ा सा बताने
का प्रयास कर रहा हूँ, आपको रिसर्च करने के लिए बाध्य कर रहा हूँ बच्चों, ना कि मैं आपके ऊपर ये जो विश्लेषण मैंने कर रखा है, ये छोटा सा मैंने ब्रांचिंग तैयार कर रखा है, ये शाखा बना रखा है ग्रेजुएशन के बाद का, उसको थोप नहीं रहा हूँ। आपको बाध्य करना चाहता हूं कि आप जरूर थोड़ा विचार करें, समझें, और आप किसी भी फील्ड में जाएंगे तो आपको बहुत अच्छा क्या मिलने वाला है, सक्सेस मिलने वाला है। बस आपको अपने काम को 100% अंजाम देना होगा। ये भी बेस्ट है, ये भी बेस्ट है, ये भी बेस्ट है ना। तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन सबसे बेस्ट है। किनका? पीजी और बीएड का कॉम्बिनेशन सबसे बेस्ट है। लेकिन देखिएगा, जिस चीज़ में ज़्यादा समय लगता है उसके लिए आपको ज़्यादा मेहनत के साथ, ज़्यादा धैर्य के साथ आगे बढ़ना होता है। इनमें वेतनमान बहुत ज़्यादा है, ये आपको पता होगा। इसमें वेतनमान कम है। ये तो आपका राजा की नौकरी है, पूरी समाज को जो है कंट्रोल करना होता है, सुधारना होता है, निर्देशित करना होता है ना। तो सभी जो सरकार की जो संचालित जो योजनाएं हैं उसको सामने करना हो, अमल में लाना हो, तो ये कंपटीशन एग्ज़ाम जरूर दें। और आप जो है कुछ अच्छी जो जॉब हैं पीएससी यूपीएससी के, जिसके माध्यम से आप जो है समाज को एक बेहतर दिशा, समाज को बेहतर सेवा दे सको, तो बिल्कुल आप इस क्षेत्र में अध्ययनरत रहिए और खूब मेहनत कीजिए। बात को समझिए विद्यार्थियों। अगर आपको ये विश्लेषण समझ आया होगा तो आगे हम क्या करेंगे, इन अलग अलग क्षेत्रों पर हम विश्लेषण लेकर आएंगे और डाटा तैयार रखेंगे आपके लिए। कितने प्रतिशत विद्यार्थी शामिल होते हैं किन किन परीक्षाओं में, और क्या उनकी सक्सेस रेट है, कितना आपको पढ़ना पड़ेगा, क्या आपको रणनीति बनाना पड़ेगा, इन तमाम बातों को मैं अलग अलग प्रकार से लेकर चलूँगा। इसके लिए एक अलग वीडियो बनेगा, इसके लिए अलग वीडियो बनेगा, इसके लिए अलग वीडियो, और इसके लिए भी अलग हम वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि मेरे वीडियो से आपको कुछ तो हेल्प मिला होगा विद्यार्थियों। और यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो अपने मित्रों से ज़रूर ये साझा करें। हो सकता है कि उनको कुछ जानने का, समझने का मौका मिले, रिसर्च करने का थोड़ा सा क्या मिले, समय मिले, ताकि आप जो है आगे अपने भविष्य निर्माण के पथ पर बढ़ सके, समझ सके खुद को। वैसे तो विद्यार्थियों, मैं एक गणित का शिक्षक हूँ। लगातार मैं 6 साल से एमएससी बीएससी वाले विद्यार्थियों को मैं पढ़ा रहा हूँ, और उनके साथ जो है क्लास में ही हम ऑफलाइन ये जो स्कोप्स के बारे में हम बात कर लेते हैं। लेकिन बहुत सारे विद्यार्थियों तक पहुँच नहीं पाती हमारी बातें, तो इसलिए विद्यार्थियों के विशेष रिक्वेस्ट पर, है ना, मैंने भी वीडियो तैयार किया है, ताकि आपको थोड़ा सा ऊपरी तौर पर ये जानने का मौका मिले कि आपको क्या क्या क्षेत्र देखने को मिलने वाला है। उम्मीद करता हूँ विद्यार्थियों, आज की इस वीडियो के माध्यम से बहुत सारे विद्यार्थियों की जो संख्या है कुछ हद तक दूर हुआ होगा, और आगे हम आपके डिमांड के अनुसार से और विश्लेषण डाटा आपको प्रदान करेंगे, ताकि आप बेहतर भविष्य निर्माण के लिए आप क्या कर पाएँ, रणनीति बना पाएँ। विद्यार्थियों, आप सभी के प्रतिक्रिया और सुझाव का मुझे इंतजार रहेगा, ताकि मैं समझ पाऊँ कि कितना मैंने आपका हेल्प किया, कितनी मेरी बातें आपको समझ आई, क्या मुझे सुधार करनी होगी, और क्या आपके पास डाटा पहुंचाऊं मैं। ये सभी जो है मुझे जानने का मौका मिलेगा, समझने का मौका मिलेगा। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें, ताकि स्टूडेंट्स आप सभी की नीड को मैं समझ पाऊँ, जान पाऊँ, और मैं थोड़ा बहुत अपने टीचिंग स्किल में भी सुधार कर पाऊँ और आपको बेहतर नॉलेज दे पाऊँ। इसके लिए मैं कार्य कर पाऊँगा, काम कर पाऊँगा। तो विद्यार्थियों, आज के क्लास में बस इतना ही, इतना कहकर अपने वाणी को मैं विराम देना चाहूँगा। जय हिंद, वंदे मातरम, जय छत्तीसगढ़, जय जोहार।